सो CCNP एनकोर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो CCNP एनकोर के फर्स्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था, आर्किटेक्चर में हमने खत्म किया था ये वाला। तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ कि वो क्या था। प्रोसेस स्विचिंग था और CEF था। प्रोसेस स्विचिंग ये होता है कि एक राउटर के पास पैकेट आती है और वो उस पैकेट का डेस्टिनेशन पड़ता है, उसका नेक्स्ट हॉप ढूंढेगा कि उसको जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, TTL वैल्यू को रिड्यूस करता है, उसका एरर चेक करता है, नई फ्रेम बनाता है और फिर भेजेगा, राइट। इस तरह से वो हर आने वाली पैकेट के लिए करेगा। जितनी भी पैकेट आएगी हर एक पैकेट के साथ में वो ये करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता था कि राउटर का प्रोसेसिंग पावर बहुत यूज होता था, क्योंकि उसका CPU हर आने वाली पैकेट के लिए यही करता था, राइट। तो उसके बाद में एक आ गया फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में क्या आता था, राउट वंस और स्विच मैनी। कोई भी पैकेट जब फर्स्ट टाइम आता था तो वो प्रोसेस स्विचिंग से होते हुए गुजरता था, और उसके बाद जब सब चीज मालूम पड़ जाता था कि ये नेक्स्ट हॉप है, उसका मैक एड्रेस ये होगा, फला फला चीजें होगी, तो क्या होता था कि वो उसका कैशे बना लेता था। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसी डेस्टिनेशन को जाने के लिए कोई पैकेट आएगी तो वो कैशे मेमोरी में से उठा करके देगा, राइट। लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी कैश नहीं किया, या जितनी भी पैकेट है कम से कम एक बार तो हर किसी के लिए करेगा ही CPU। तो ये चीज उसमें होती थी। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए CEF निकल गया, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग में क्या हो गया कि हमारे राउटर के अंदर जो राउटिंग टेबल होता है, जिसको हम रिप कहते हैं, राइट, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो वो रिप जो है वो हमारा राउटिंग टेबल होता है। तो उसके अंदर पूरी रूट होती है, उसके अंदर स्टैटिक रूट होगी, OSPF की रूट होगी, EIGRP की रूट होगी और डायरेक्टली कनेक्टेड की रूट होगी, राइट। तो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि हमारा जो राउटर होता है वो एक फिब बनाता है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो सेम टू सेम हमारे रिप के ही जैसा होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि इसको जाना है तो ये नेक्स्ट हॉप है, दैट्स इट, और ये वाला आउटगोइंग इंटरफेस है, राइट। और उसके बाद में एक एडजेसेंसी टेबल भी बनता है, उसके अंदर में सब इंफॉर्मेशन होती है कि मेरा सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, सामने वाले का सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा और इथरनेट टाइप क्या होगा, राइट। तो हर चीजें पहले से ही कैलकुलेट करके रखते हैं पैकेट आने से पहले। तो जब पैकेट आती है तो क्या होता है, वो राउटिंग टेबल में नहीं जाएगी, वो सीधा फिब के पास जाएगी, फिर चेक करेगा इसको जाने के लिए ये नेक्स्ट हॉप है, ये नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस कहाँ से है तो एडजेसेंसी टेबल में मिलेगा, एडजेसेंसी टेबल में से उठा करके वो उसको भेज देता है, राइट। इस तरह से जीरो इफेक्ट आता है CPU के ऊपर राउटर के। तो ये था आपका फिब, रिब और प्रोसेस स्विचिंग एंड CEF। फिर हमने मैक टेबल एंड TCAM पढ़ा था। मैक एड्रेस टेबल वो टेबल होता है जो हमारा स्विच मेंटेन करता है, L2 स्विच जो मेंटेन करता है, जो एग्जैक्ट मैच करेगा पूरा 32 पूरा 48 बिट पूरा मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच होगा तो ही पैकेट को फॉरवर्ड करता है, राइट। तो वो सारी चीजें आती है आपके मैक एड्रेस टेबल में। लेकिन कुछ चीजों के लिए एग्जैक्ट मैच होना जरूरी नहीं है, जैसे एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट में हम राउटर को सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि 10 नेटवर्क से अगर कोई भी आएगा तो उसको ये करने से रोक दो, राइट। तो उसमें 10.0.0.1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, राइट। वो सिर्फ मैच करेगा, अच्छा 10 नेटवर्क से डिनाई, 20 नेटवर्क से आना है। तो ये सब जो एंट्री होती है एक्सेस लिस्ट की, क्वालिटी ऑफ सर्विस की, तो ये कहाँ सेव होगी फिर, तो ये TCAM में सेव होता है, समझ रहे हो, टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आए थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हमने शुरू किया था, और उसके अंदर हमने यहाँ ये दो हमने कर चुके थे। तो हमने देखा था कि ट्रबल शूट करो स्टैटिक एंड डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो हमने देखा था कि ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होता है जो VLAN जब हम बनाते हैं, स्विच टू स्विच जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वो पोर्ट को ट्रंक पोर्ट होना पड़ता है, राइट। अब ट्रंक पोर्ट होने के दो तरीके हैं, या तो आप DTP डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चला दीजिए, राइट, जिसमें एक जगह पे कुछ उसका मुझे नाम नहीं आता, डायनामिक ऑटो डिजायरेबल ऐसा कुछ होता है, राइट। ऑटो नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोनों ऑटो नहीं होना चाहिए सिर्फ, बाकी सब चलेगा, राइट। तो ट्रंकिंग का ट्रबल शूटिंग में सिर्फ यही होता है कि मैच करना पड़ता है कि सभी सेम VLAN में है कि नहीं, सभी पोर्ट ट्रंक पोर्ट है कि नहीं, राइट,
सभी का नेटिव विलन सेम है कि नहीं है, सभी की स्पीड सेम है कि नहीं, डुप्लेक्स सेम है कि नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें ट्रंकिंग प्रोटोकॉल पे कॉन्फ़िगर करते वक्त हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमने इथरनेट चैनल के बारे में भी देखा था, उसमें भी स्टैटिक होता है, पीएजीपी होता है, एलएसईपी होता है, राइट। तो पैक पी जिसे कहते हैं, पैक पी होता है, एलएसईपी होता है, तो वो सब चीज मैच होनी चाहिए। एक जगह पीएजीपी एक जगह एलएसईपी चला है तो वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो एलएसईपी तो एलएसईपी, पीएजीपी तो पीएजीपी, राइट। तो इस तरह से उसमें भी बहुत सारी चीजें है कि स्पीड सेम होना चाहिए, डुप्लेक्स सेम होना चाहिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया एक क्विक रिकैप, ठीक है। अभी आज हमको इतने सारे पॉइंट कवर करना है ये सैटरडे संडे को, तो देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाते, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी है और उसने सिर्फ प्रैक्टिकल करने बोला है, तो उसकी थियरी कहाँ जाएगी, राइट। क्योंकि ठीक है, आपने तो मेरे पास से जूना सीसीएनपी भी आपने किया था, तो आपको बीजीपी मालूम है, आपको ओएसपीएफ मालूम है, राइट। लेकिन जो ये नया कर रहे हैं, जो ये नवे सीसीएनपी जो ये कर रहे हैं, उनको तो ये नहीं पता, उनको तो ये जरा भी नहीं पता है कि ये सब क्या है। तो इसीलिए मैं सभी के लिए एक साथ ही बता देता हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत शॉर्ट में थियरी करेंगे, इतना पढ़ेंगे कि समझ में आ जाए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। और क्योंकि कॉन्फ़िगर भी करना है, उसने कॉन्फ़िगर भी बोला हुआ है, ठीक है। तो ये लेयर 2 का ये बच गया था, तो पहले ये फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेयर 2 में हम ये कर रहे थे स्पैनिंग ट्री एंड रैपिड स्पैनिंग ट्री वगैरह कर रहे थे, राइट। और कॉमन स्पैनिंग ट्री, तो उसने क्या बोला है कि कॉन्फ़िगर करो, वेरीफाई करो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट, एमएसटीपी। तो थोड़ा सा मैं एक रिकैप करा दूं, सीसीएनए में मैंने आप लोगों को स्पैनिंग ट्री पढ़ाया था, इसीलिए सीसीएनपी एनकोर शुरू करने के लिए आपको न्यू सीसीएनए आना चाहिए, राइट। उसमें मैंने आपको आरएसटीपी पढ़ाया था और स्पैनिंग ट्री पढ़ाया था। इसका प्रैक्टिकल नहीं था नए सीसीएनए में, इसका प्रैक्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। हम आपको अगर याद होगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं था नए सीसीएनए में, इसका प्रैक्टिकल यहाँ पर है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि अगर आप बहुत सारी स्विच लगाते हो, तो अगर आप लोग नवे हो और आप मेरा सीसीएनपी एनकोर का वीडियो देख रहे हो या मुझसे भी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को जा करके सीसीएनए में जो मैंने पढ़ाया था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, पोर्ट सिलेक्शन क्या होता है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी बड़ा है और वो भी बताने जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम सीधा इसके कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है, राइट। उसी में समझा भी दूंगा मैं। तो सबसे पहला हम करते हैं कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहली चीज, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वो होता है जो स्विचिंग लूप को अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जब भी आपके नेटवर्क में दो स्विच के बीच में दो पाथ लगाते हैं, तो वो अगर दोनों पाथ चालू होता है, तो क्योंकि स्विच में टीटीएल वैल्यू नहीं काउंट होती है, तो वो क्या करता है, वो लूप करने लग जाता है, राइट। तो उस लूप को तोड़ने के लिए, और लूप कहाँ होगा? अनलिमिटेड होगा, क्योंकि स्विचिंग में जो फ्रेम होती है, फ्रेम के अंदर टीटीएल वैल्यू नहीं होती है, पैकेट के अंदर टीटीएल वैल्यू होती है, समझ रहे हो। जो राउटर में जो पैकेट बनता है आईपी का हेडर, उसमें टीटीएल वैल्यू होती है, स्विच के उसमें टीटीएल वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए उसकी जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होती है, अगर वो घूमने लग गई तो वो घूमते ही रहती है, तो स्विचिंग लूप हो जाता है, ठीक है। तो स्विचिंग लूप हो जाता है उसकी वजह से। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, इश्यूज विद एसटीपी क्या है? टीटीएल वैल्यू, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या होता है कि टीटीएल वैल्यू नहीं होती है, राउटर में टीटीएल वैल्यू होती है और वो हर हॉप पे कम होती है, और जब वो 0 हो जाती है तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, राइट। राइट, लेकिन स्विच में टीटीएल वैल्यू नहीं होती है, सी नो टीटीएल इन स्विच। स्विच में क्या होगा? स्विच में अगर घूमेगा तो फिर वो घूमता ही रह जाएगा, समझे, वो घूमता ही रह जाएगा लाइक दिस,
क्योंकि कोई टीटीएल वैल्यू है ही नहीं, तो जिसको ब्रॉडकास्ट फ्रॉम कहते हैं, मैंने सीसीएनए में पढ़ाया था, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम हो जाता है। ब्रॉडकास्ट फ्रॉम मतलब सभी पोर्ट की लाइट ऑरेंज कलर की होकर जलबुझ 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 होने लग जाएगी, राइट। ओके, फिर उसके बाद हर पोर्ट पे एक ही मैक एड्रेस दिखाई देगा। ये देखिए आप, हर पोर्ट पे एक ही जैसा मैक एड्रेस दिखाई देगा। ये उसका दूसरा सिम्टम था, राइट। तो इसको तोड़ने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आता है, राइट। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक रूट पोर्ट बनता है, रूट ब्रिज बनता है, एक नॉन रूट ब्रिज बनता है, राइट। जो नॉन रूट ब्रिज होगा वो रूट पोर्ट सिलेक्शन करता है। रूट पोर्ट होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, डिसेबल पोर्ट। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे क्या है। इस डायग्राम में दिखाया है कि रूट पोर्ट क्या है। रूट पोर्ट वो पोर्ट है जो रूट ब्रिज की तरफ जा रहा है। ये रूट ब्रिज है, ये रूट ब्रिज की तरफ अगर इसको जाना है तो ये वाला लोवेस्ट पोर्ट है, तो ये हो गया रूट पोर्ट। यहाँ से रूट ब्रिज की तरफ जाएगा। रूट ब्रिज के जो दोनों पोर्ट होते हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। डेजिग्नेटेड पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो सबसे क्लोजेस्ट होता है रूट ब्रिज के, तो सबसे क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो सबसे क्लोजेस्ट तो उसके खुद के ही पोर्ट होते हैं, राइट। तो उनको जाने के लिए जो पोर्ट है डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये हो गया रूट पोर्ट, राइट। और जो बच जाता है उसको ब्लॉकिंग पोर्ट कहते हैं, राइट। ये सब हमने सीसीएनए में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी करना है, इसका एक्सरसाइज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, सीसीएनपी एनकोर में आपको GNS3 भी लगेगा और आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर भी लगेगा, ठीक है। तो जिसके पास GNS3 इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो YouTube पे जाकर के देख सकता है कि किस तरह से GNS3 इंस्टॉल किया जाए, डाउनलोड किया जाए, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे वीडियोस है, या मुझसे पूछ लेना तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो देख करके आप इंस्टॉल कर लेना फिर, ठीक है ना। तो मैंने पैकेट ट्रेसर चालू रखा था, तो हमको इसने बोला है कि कॉन्फ़िगर करो कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स, उसके बाद रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और MST। तो MST इस पे कॉन्फ़िगर नहीं होता, लेकिन मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं आपको बताऊंगा ये भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ तो मैं स्विच पर आता हूँ और मैं दो स्विच लेता हूँ 2960 सीरीज की। ये ले लिया एक स्विच और ये ले लिया दूसरी स्विच, ठीक है। आप स्विच टू स्विच, क्योंकि सेम डिवाइस है, मैं स्ट्रेट केबल भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल की डिवाइस में MDIX की टेक्नोलॉजी है जो ऑटो सेंस कर लेती है। बट फिर भी कोई कुछ ना हो या ले लेते हैं, स्ट्रेट केबल ही ले लेते हैं। तो ये दोनों के बीच में गीगाबिट 1/0, गीगाबिट 1/0, गीगाबिट 0/2, गीगाबिट 0/2, ये दो मैंने ले लिया, राइट। ये दो पोर्ट हमने ले लिया, राइट। ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, नहीं ऐसे ठीक है। ये दो हमने ले लिया। अब क्या होगा, तो जैसे ही दो स्विच आप लेते हो और जब वो स्टार्ट होते हैं तो इन दोनों में अभी सिलेक्शन होगा कि रूट ब्रिज कौन बनेगा, राइट। तो रूट ब्रिज वो स्विच बनेगा जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम होगा, राइट। ब्रिज आईडी दो चीजों को मिला करके बनता है, ब्रिज प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। ये सब थियरी मैंने सीसीएनए में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए उसने भी नहीं बोला ये, उसने भी कॉन्फ़िगर करने ही बोला है। तो ये दोनों में क्या होगा जिसको नहीं आता वो सीसीएनए का वीडियो जा करके देखे, स्पैनिंग ट्री वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों में सिलेक्शन हुआ, हेलो पैकेट्स वगैरह गई होगी, तो इसमें से जिसका दो लाइट ऑन है ये रूट ब्रिज बन गया। अब ये रूट ब्रिज बनने का क्या क्राइटेरिया होता है, रूट ब्रिज वो स्विच बनता है जिसका ब्रिज प्रायोरिटी, जिसका ब्रिज आईडी सबसे कम होता है, राइट। ब्रिज आईडी दो चीजों पे डिपेंड करता है। आपका हर स्विच का एक डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर होता है 32768, तो जिसका वो कम होगा वो बन जाएगा रूट ब्रिज। लेकिन क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है, तो अगर मेरा 32768 होगा तो आपका भी 32768 ही होगा, राइट।
करेक्ट। तो यहाँ टाई हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों का मैक एड्रेस पर बात चली जाएगी, तो जिसका मैक एड्रेस कम होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा, राइट। तो ये सीन में ये वाला स्विच जो है वो रूट ब्रिज बन गया है, राइट। ये स्विच क्या हो गया, रूट ब्रिज बन गया। और ये वाला जो स्विच है ये क्या बन गया, ये नॉन रूट बन गया, राइट। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं रूट ब्रिज पर जाता हूँ और चेक करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये स्विच पर गया, CLI पर गया और इसको मैंने enable शो स्पैनिंग ट्री, राइट। शो स्पैनिंग ट्री ये कमांड है रूट ब्रिज का चेक करने के लिए हर चीजों को। तो जब मैंने शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किया तो मुझे अपना दिखा रहा है, जो रूट ब्रिज होगा उसके ऊपर लिख दिया होगा कि वो रूट ब्रिज है। ठीक है, ठीक है। और ये कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है जिसमें हर स्विच के ऊपर में एक जैसा ही एक ही रूट ब्रिज होगा। ठीक है, वो एक ही सब विलन के लिए वही रूट ब्रिज होगा, राइट। तो उसके ऊपर लिख दिया रहेगा कि भाई दिस ब्रिज इज द रूट, और जो रूट ब्रिज होगा वो सिर्फ अपने बारे में बताएगा, वो दूसरे के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, ये अपनी प्रायोरिटी बता रहा है 32768, जो कि 32768 नहीं होती है, एक्चुअल में वो होती है 32768। इधर 32769 दिखा रहा है, राइट। तो ये 9 क्यों दिखा रहा है, तो ये विलन 1 का 1 ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये विलन 1 का 1 ऐड हुआ है जिसको एक्सटेंडेड आईडी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 32768 है, क्योंकि ये विलन 1 के लिए रूट ब्रिज है तो विलन 1 का 1 ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो 9 हो गया। ओके, यही अगर ये स्विच विलन 10 के लिए होता रूट ब्रिज तो क्या होता, यहाँ पे 6-8 की जगह 7-8 हो जाता। समझ रहे हो, जो कि किस में होता है, पर विलन स्पैनिंग ट्री में होता है, जो कि हमको इसमें नहीं बोला इसने RSTP और MST बोला। ठीक है, नाउ तो चलो उस बात को हटा के पहले ये समझते हैं। तो ये बता रहा है कि दिस ब्रिज इज द रूट, मतलब मैं खुद रूट ब्रिज हूँ, ये मेरा प्रायोरिटी नंबर है और ये मेरा मैक एड्रेस है। नीचे भी अपने बारे में ही बताएगा सब। हेलो टाइमर है 2 सेकंड, मैक्सिमम एज टाइमर है 20 सेकंड, फॉरवर्डिंग डिले है 15 सेकंड। ठीक है, मैंने पढ़ाया था कि स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, 4 तरह के मोड होते हैं, ब्लॉकिंग मोड, लिसनिंग मोड, लर्निंग मोड और फॉरवर्डिंग मोड, राइट। तो लिसनिंग से लर्निंग, लर्निंग से फॉरवर्डिंग, हर जगह जाने के लिए 15-15 सेकंड का गैप लेता है, राइट। उसको फॉरवर्डिंग डिले कहते हैं। अब जो रूट ब्रिज है उसकी पहली निशानी है कि ये दिस ब्रिज इज द रूट लिखा होगा उसके ऊपर, और उसकी जो दूसरी निशानी है कि उसका हर पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। अभी हमने पढ़ा था रूट ब्रिज का हर पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होगा। फॉरवर्डिंग मोड और डेजिग्नेटेड पोर्ट ये अलग है। रोल होता है पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, रूट पोर्ट होता है, ब्लॉकिंग पोर्ट होता है, स्टेटस मोड होता है। फॉरवर्डिंग मोड मतलब ये ऑन है, मैं बोला था। ब्लॉकिंग मोड होता है, लिसनिंग मोड होता है, लर्निंग मोड होता है, फॉरवर्डिंग मोड होता है। फॉरवर्डिंग मोड में आकर के कोई भी पोर्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया था कि जो रूट ब्रिज होता है उसके जो पोर्ट होते हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब वो पोर्ट जो सबसे नियरेस्ट है रूट ब्रिज के कॉस्ट के टर्म्स में। ठीक है, ये 4 क्या है, ये इसका कॉस्ट है, राइट। ये इसका कॉस्ट है। ओके, और 128 क्या होती है, वैल्यू होती है, प्रायोरिटी वैल्यू भेजता है वो अपने सामने वाले को, प्रायोरिटी वैल्यू सेंड करता है वो। ठीक है, वो एक वैल्यू सेंड करता है। P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, जो लिंक स्विच टू स्विच जाता है उसको पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। जो स्विच टू PC जाता है उसको एज पोर्ट बोलते हैं, एज पोर्ट, राइट, एज पोर्ट होता है। फिर जो स्विच हब के तरफ जाता है पोर्ट उसको शेयर्ड पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रूट ब्रिज का, हमने देखा। ऑलराइट, चलो देखते हैं अभी हम नॉन रूट ब्रिज का, उसमें क्या दिखाता है वो मैं दिखा दूंगा। जो पोर्ट में बोल रहा था ना वो रफली मैं दिखा दूंगा। एज पोर्ट नहीं, एज, EDGE। अच्छा, EDGE। ठीक है,
ठीक है, नाउ हियर अब इस पे जाता हूं मैं। ये कौन सा है? नॉन रूट है ये। एनेबल शो स्पैनिंग ट्री। यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो ये जो नॉन रूट होगा वो ना सबसे पहला ऊपर रूट ब्रिज के बारे में बताएगा। जो नौकर होता है वो अपने मालिक के बारे में बताता है, राइट। तो ये दिखा रहा है उसके बारे में कि हाँ भाई ठीक है, वो जो रूट ब्रिज है उसका प्रायोरिटी 32769 है, उसका ये मैक एड्रेस है। मैं उसको 4 कॉस्ट में पहुंचता हूँ। जो मेरा पोर्ट नंबर 25 है उसके मदद से मैं उसको जाता हूँ, जो गीगाबिट 0/1 के मदद से मैं उसको जाता हूँ। पोर्ट नंबर 25 है, ये बोला था ना, ये प्रायोरिटी वैल्यू होती है। मैंने सीसीएनए में पढ़ाया था, जो स्विच टू स्विच 128 और फिर पोर्ट नंबर लगता है, जो लोवेस्ट होता है वो बेटर पाथ होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब जो स्विच टू स्विच गया ये लिंक। ओके, तो कॉस्ट है इसका 4। पोर्ट नंबर 25 से जाता हूँ, 25 पोर्ट नंबर है मेरा गीगाबिट 0/1। तो देखो प्रायोरिटी इसने आई हुई दिख रहा है 128.25, तो ये होता है वो पोर्ट नंबर 128.26। ठीक है, फिर जो रूट पोर्ट होता है वो फॉरवर्डिंग मोड में होता है। फिर जो एक पोर्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक पोर्ट को क्या कहते हैं? अल्टरनेट पोर्ट कहते हैं, राइट। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका मैक एड्रेस क्या है? ये नॉन रूट ब्रिज का मैक एड्रेस है 0060 है, और रूट ब्रिज का मैक एड्रेस 0040 है। तो ऑफकोर्स इसका मैक एड्रेस कम हुआ, राइट। इसीलिए जो रूट ब्रिज था वो मैक एड्रेस कम होने की वजह से रूट ब्रिज बना है। क्योंकि अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे तो ये मेरा प्रायोरिटी है, ये रूट ब्रिज का है, तो दोनों का प्रायोरिटी तो सेम है, राइट। दोनों का प्रायोरिटी सेम है। अब अगर मैक एड्रेस की बात करें तो ये रूट ब्रिज का मैक एड्रेस 0040 है और मेरा 0060 है, तो उसका ही कम हुआ ना। तो अगर उसका कम हुआ इसीलिए वो रूट ब्रिज बन गया। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया वो कैसे बना, राइट। बाकी हर चीजें सेम होगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब क्या करना है? अब जो रूट ब्रिज होता है उसमें आप चाहो तो मैनुअली भी किसी को भी रूट ब्रिज बना सकते हो, राइट। कॉमन स्पैनिंग ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये स्विच को रूट ब्रिज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो आप मैनुअली जाके उसकी प्रायोरिटी कम कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये स्विच पर जाऊंगा और कमांड दे दूंगा, कॉन्फ़िगर में गया, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी रूट। अब 2 ऑप्शन आपको दिखा दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर मैं प्राइमरी लिखूंगा तो जो इसकी वैल्यू है 32769 वो 2 बार 4096 से लेस होगी। याद आ रहा है, सीसीएनए में हमने सीखा था, वो 2 बार 4096 से लेस होगी। अगर मैं सेकेंडरी लिखता हूँ तो वो 1 बार 4096 से लेस होगी, राइट। तो मैं क्या करूंगा? प्राइमरी लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ रूट प्राइमरी। जैसे ये कमांड एंटर करूंगा तो मैं इससे पहला दिखा दूं, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पोर्ट ग्रीन है, एक पोर्ट ऑरेंज है, राइट, क्योंकि ये नॉन रूट ब्रिज है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे इसको रूट ब्रिज बनाने जा रहा हूँ। जो रूट ब्रिज होता है उसके दोनों पोर्ट ग्रीन हो जाते हैं, फॉरवर्डिंग हो जाते हैं, राइट। तो मैं ये कमांड जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे, तो ये जो पोर्ट है वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिलेक्शन होगा। देखो अभी इधर एंटर करूंगा, वो पोर्ट पे ध्यान देना, एंटर। अब वो पोर्ट पे ध्यान देना, यहाँ पे। अब यहाँ का पोर्ट दोनों ग्रीन होगा और यहाँ का देखो एक ऑरेंज और ग्रीन हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे दोनों ग्रीन होगा, यहाँ फोकस करिए। देखा, ये ग्रीन हो गया, देखा। तो अब ये क्या बन गया? ये रूट ब्रिज बन गया। अब
और ये रूट ब्रिज था पहले, देखो मैंने लिखा भी था, ये नॉन रूट ब्रिज बन गया। नॉन रूट की निशानी एक बंद होगा एक चालू होगा पोर्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक करने से पहले मैंने CCNA में जो स्पैनिंग ट्री वगैरह पढ़ाया था, खास करके वो पढ़ के देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसीलिए तो CCNP के बाद CCNA के बाद CCNP किया जाता है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बना दिया, रूट ब्रिज बना दिया, राइट। अब चेक करते हैं इसके बारे में। शो स्पैनिंग ट्री, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अभी दिखा रहा है दिस ब्रिज इज द रूट, और क्या हो गया, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। चलो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। कैलकुलेटर, इसकी जो वैल्यू थी प्रायोरिटी की, वो थी 32769। उसको मैंने प्राइमरी लिखा तो 2 बार लेस 4096 लेस 4096 आंसर। देखो एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है। सी देखा, एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। तो प्राइमरी लिखने से 2 बार 4096 से लेस होगा, और सेकेंडरी लिखने से 1 बार 4096 से लेस होगा। जब भी लेस होगा 4096 की रेंज में ही लेस होगा। ओके, तो ये हमने CCNA में भी पढ़ा था, बस यहाँ प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं। ठीक है, नाउ ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया, एग्जैक्ट फिगर आया यहाँ पे। सी ओके, नाउ तो बट प्रॉब्लम क्या थी स्पैनिंग ट्री में? स्पैनिंग ट्री में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कन्वर्जेंस बहुत स्लो था। ठीक है, अगर मैं इसका लेवल हटा दूं पोर्ट का, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कन्वर्जेंस बहुत स्लो था। अब स्लो कन्वर्जेंस दिखाने के लिए क्या करता हूं मैं, कंप्यूटर्स लगा लेता हूँ। एक PC यहाँ लगा लिया और एक PC यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो वहां पे भी देख सकते थे कन्वर्जेंस, बट फिर भी थोड़ा और लैब को अच्छा बनाने के लिए दिखा दे रहा हूँ। ये लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इससे सेम रेंज की IP दे देते हैं दोनों को। 10001 गेटवे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे नेटवर्क में बात नहीं करना है। इधर पे भी जाता हूँ, लिखता हूँ 002। ओके, ठीक है, दोनों को सेम रेंज का IP दे दिया मैंने। बाहर लिख भी देता हूँ मैं, /8 002/8। ठीक है, अब दोनों का ग्रीन हो गया। पोर्ट में पिंग भी करके देख लेता हूँ, कंटिन्यू पिंग चालू कर देता हूँ। पैकेट ट्रेसर में अगर आपको कंटिन्यू पर पिंग करना है तो -T पहले आएगा, रियल टाइम में -T बाद में आता है। पैकेट ट्रेसर में -T पहले आता है, उल्टा हिसाब है। 10002, तो ये कंटिन्यू पिंग शुरू हो गया अब। ठीक है, तो मान लो कोई पैकेट थी जो सेंडिंग एंड रिसीविंग चल रही थी आप लोगों की। ठीक है, ये कोई पैकेट आप भेजना शुरू कर दिया था, और आपने 2 लिंक जो लगाया था वो इसलिए लगाया था कि भाई एक अगर डाउन होता है तो लोड दूसरा ले लेना चाहिए, राइट। ये क्या चल रहा है अभी तक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, कॉमन स्पैनिंग ट्री। ठीक है, हेलो, यस। तो अब सेंडिंग मेरी चल रही है साइड बाय साइड, देखो यहाँ पे मेरी सेंडिंग चल रही है, राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो लिंक है ऊपर वाला, इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो ये जो दूसरा लिंक है इसको तुरंत अप होना चाहिए, तो ये तुरंत अप नहीं होगा, ये 50 सेकेंड्स के बाद अप होगा, राइट। क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में जाने के लिए 50 सेकेंड लेता है, राइट। तो ये बहुत लेट शुरू होगा, जिसमें जो कम्युनिकेशन चल रहा था वो बंद हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो मैं ये यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरी सेंडिंग चल रही है साइड बाय साइड। ठीक है, मैं वो लिंक को डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन वाला लिंक हो गया डिलीट हो गया। अब देखो, एक तो वो टाइम भी ले रहा है, सी, एक तो ये ग्रीन भी नहीं हो रहा है,
और इधर पे भी पैकेट लॉस्ट भी होना शुरू हो गए। ये देखो पैकेट लॉस्ट हो रहे हैं। हाँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट दिख रहे हैं। हाँ, अभी तक ये ग्रीन नहीं हो रहा है। अब ऐसे में तो जो किसी भी कम्युनिकेशन चल रहा था वो तो टर्मिनेट हो जाएगा ना फिर। करेक्ट। हाँ, इतना रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा तो गया, फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। अब वो ग्रीन हो रहा है सी। तो मेरी हाँ। इतनी जो पैकेट गई उसका क्या फिर? कंट्रोल जेड या कंट्रोल सी से ये स्टॉप होता है। कंट्रोल सी से उसको स्टॉप करा। तो ये जो बीच में जो गैप हो गया ये क्या था? ये अगर ऐसा होगा रियल टाइम में तो जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो तो खत्म ही हो जाएगा, राइट? तो ये नहीं चलेगा, है ना? नहीं चलेगा। इसीलिए क्या करते हैं रियल टाइम के अंदर में हम लोग RSTP चलाते हैं, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वो लेस देन 3 सेकंड का टाइम लेता है ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आने के लिए, और लिसनिंग को तो वो स्किप ही कर देता है। उसमें सिर्फ 3 मोड होते हैं, डिस्कार्डिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। लिसनिंग नहीं होता है, ठीक है? नाउ वापस लाता हूँ कंट्रोल जेड करके, ये लिंक वापस आ जाएगा। उसको आने देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में कन्वर्जेंस बहुत ही स्लो है, और ये स्लो कन्वर्जेंस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे चलाते हैं रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था? वो था CST। CST मतलब कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, ये कर रहे थे। तो इसमें कन्वर्जेंस स्लो है, तो अब हम क्या चलाएंगे? अब हम चलाएंगे जो CST होता है वो PVST ही होता है। अब हम चलाएंगे RSTP। RSTP stands for Rapid Spanning Tree Protocol, Rapid STP। ये क्या करता है? लेस देन 3 सेकंड लेता है। हाँ, It take लेस देन 3 सेकंड ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आने के लिए, ठीक है? हाँ। कैसे करेंगे? फिर उसको अनेबल करना पड़ता है हमको। तो कैसे अनेबल करेंगे? तो दोनों स्विच में जाएंगे और RSTP को अनेबल करते हैं। कैसे अनेबल करेंगे? ये कमांड है इसका। कॉन्फ़िग मोड में आपको जाना है और लिखना है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड -PVST। ये कमांड है स्पैनिंग ट्री को अनेबल करने का, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को अनेबल करने का, ठीक है? हाँ, ये इस पे अनेबल हो गया। दूसरे स्विच पर भी जाऊंगा मैं, इस पे जाकर के भी अनेबल कर दूंगा। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड -PVST का भी ऊपर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है? ठीक है। तो ये दोनों पे मैंने चला दिया वो भी। तो इसको पूरा ग्रीन हो जाने देते हैं। जो RSTP जब सिलेक्शन वगैरह करेगा हाँ, तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा। ये यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, एक बचा हुआ है, हो गया, राइट? हाँ, अब मैं वापस से कंटिन्यू पिंग शुरू करता हूँ कि मेरी पैकेट जा रही है, ठीक है? ठीक है। ये लो, तो ये मैंने वापस से डेटा सेंड एंड रिसीव करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये चल रहा है, पूरा जा रहा है। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो तो RSTP में क्या होता है? लेस देन 3 सेकंड लेता है वो फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग, राइट? हाँ, तो चलिए इसको करके देखते हैं। सेंडिंग भी चालू है, देखना एक पैकेट भी ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी डिलीट करेंगे लिंक, ठीक है। ठीक है? तो ध्यान से देखना, अपनी नजर यहाँ पे टिका के रखना ये ठीक है? तो ये मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। डू यू वांट टू डिलीट? नो।
अब मैं जैसे ही ये लिंक को डिलीट करूंगा ना, ये तुरंत ग्रीन होगा, और ये जो हम देख रहे हैं, जो सेंडिंग चल रही है, यहाँ पे एक भी ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं लिया, अपनी नजर यहाँ रखना ऑरेंज वाले पे, ये मैं लिया यहाँ पे, और ये डिलीट, 1 2 3, देखो तुरंत अब हो गया, दिखा, तुरंत अब हो गया वो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पैकेट भी लॉस नहीं हुई है, सी कहीं पे एक भी लॉस नहीं आया है। इसीलिए हम सब लोग RSTP यूज करते हैं इंडस्ट्री में। देखा कितने क्विकली वो अप हुआ है और एक भी लॉस हमारा नहीं हुआ। तो ये था आपका कॉमन स्पैनिंग ट्री और रैपिड स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब रैपिड स्पैनिंग ट्री जो होता है वो लेस देन 3 सेकेंड्स लेता है, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया अभी पूरा, राइट। कैसे चेक करेंगे RSTP चल रहा है कि नहीं, तो कमांड हम देंगे शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे दिखाएगा आपको कि ये RSTP चल रहा है। क्लियर हो गया। पहले IEEE ही दिखा रहा था, अब दिखा रहा है कि RSTP चल रहा है, ठीक है। तो हम सभी लोग RSTP ही चलाते हैं, ऑलराइट। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखा और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखा, MST नहीं देखा। तो MST समझने के लिए पहला पर विलेन स्पैनिंग ट्री समझना पड़ेगा और कॉमन स्पैनिंग ट्री समझना पड़ेगा। चलिए समझाता हूँ मैं। ये STP का एक्सरसाइज ये सब नहीं करना है, PCNA का ये यस। तो PVST उसने बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको PVST भी बताऊंगा क्योंकि PVST MST से जुड़ा हुआ है। ठीक है। PVST स्टैंड्स फॉर पर विलेन स्पैनिंग ट्री। पर विलेन स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, अभी अभी जो हमने किया था वो था कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होता है कि कोई एक स्विच होगी, वो विलेन 100 के भी लिए, 200 के भी लिए, 300 के भी लिए, सभी के लिए वही रूट ब्रिज होगी, ठीक है। सभी के लिए वही रूट ब्रिज होगी, तो उसमें लोड बैलेंसिंग नहीं मिलती थी और भी बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए क्या हो गया, पर विलेन स्पैनिंग ट्री निकल गया। मतलब हर विलेन के लिए एक अलग स्पैनिंग ट्री होगा, ठीक है। विलेन 100 है तो उसके लिए अलग स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चलेगा। विलेन 300 के लिए, विलेन 200 के लिए अलग अलग स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस चलेगा, ठीक है। तो पर विलेन स्पैनिंग ट्री में क्या होता था, पर विलेन स्पैनिंग ट्री में क्या होता था कि मान लो 2 स्विच है मेरे पास, स्विच ए और स्विच बी। तो मैं क्या करता था कि स्विच ए को बोलता था कि भाई एक काम करो, 3 विलेन है, लेकिन आप जो है ना 100 और 300 के लिए आप रूट ब्रिज बन जाओ। तो इसके ऊपर 2 इंस्टेंस चले गए। कितने इंस्टेंस चले गए? 2। एक चलेगा, 3 चले गए, विलेन 1 के लिए भी, 100 के भी लिए और 300 के लिए 3 इंस्टेंस चले गए, ठीक है। 2 तो आपने बनाए हैं और एक पहले से चल रहा है जो विलेन 1 के लिए। तो इंस्टेंस कितने? 3 चलने लग गए मान लो, या 2 ही चल रहे, चलो 2 कंसीडर करते हैं अगर। और स्विच ए को बोले कि भाई आप इसके लिए नॉन रूट का काम करना, बैकअप। स्विच बी को बोला कि भाई देखो स्विच बी, आप क्या करो, आप विलेन 200 के लिए रूट ब्रिज बन जाओ और 100 और 300 के लिए बैकअप रूट ब्रिज बन जाओ कि अगर वो डाउन होगा तो मेरे थ्रू जाना, ठीक है। तो इससे क्या होता था, पर विलेन स्पैनिंग ट्री बहुत अच्छा था। हर विलेन के लिए एक अपना स्पैनिंग ट्री चलता था, राइट। क्योंकि कॉमन स्पैनिंग ट्री में क्या होता था कि विलेन 100 के भी लिए वही रूट ब्रिज काम करेगा, 200 के भी लिए वही काम करेगा, 300 के भी लिए वही काम करेगा। लेकिन पर विलेन आने की वजह से क्या हुआ कि आप उसको डिवाइड कर सकते थे कि नहीं भाई मेरे लिए रूट ब्रिज अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो सभी लाइट ग्रीन हो जाती थी, कहीं पे ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होता था, क्योंकि जो मेरे लिए ब्लॉकिंग है वो उसके लिए फॉरवर्डिंग है, जो मेरे लिए फॉरवर्डिंग है वो उसके लिए ब्लॉकिंग है। तो कोई पोर्ट ब्लॉकिंग मोड में होता ही नहीं था, ठीक है। रिडंडेंसी, लोड बैलेंसिंग दोनों मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी
कि ये तो 3 विलेन का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अभी 100 विलेन होते या 10 विलेन होते तो क्या होता? तो 10-10 इंस्टेंस चलते, राइट? हाँ तो जितने इंस्टेंस स्विच के ऊपर चलेंगे उतना स्विच का प्रोसेसिंग पावर वेस्ट होगा। बेस्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कोप करने के लिए मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल निकल गया। समझ रहे हो? हाँ तो मल्टीपल प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री निकलने से क्या हो गया? MIST आ गया, MSTP, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। या IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसका स्टैंडर्ड नंबर है 802.1s। ठीक है? हाँ तो MSTP आने से क्या हो गया कि हम अभी 2-3 इंस्टेंस नहीं चलाएंगे, हम 2 इंस्टेंस बनाएंगे। एक बनाएंगे इंस्टेंस 1 और एक बनाएंगे इंस्टेंस 2, और उसमें विलेन को डाल देंगे। जैसा विलेन 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब इंस्टेंस 1 में हो गए। फिर विलेन 12, 13, 14, 15, 16 वो सब इंस्टेंस 2 में हो गए। ठीक। तो अगर MSTP नहीं होता और अगर एक स्विच में अगर 10 विलेन होता और आप उसमें पर विलेन स्पैनिंग ट्री चलाते तो उसमें 10 STP इंस्टेंस चलते, जो कि प्रोसेसिंग के लिए बहुत गलत है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि एक इंस्टेंस बना, उसके अंदर सभी को डाल दो। तो मतलब अब ये स्विच के अंदर सिर्फ 2 इंस्टेंस चलेंगे, एक इंस्टेंस 1 जिसके लिए ये रूट ब्रिज होगा। स्विच ए जो होगा वो इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज होगा, मतलब 100 और 300 के लिए ये रूट ब्रिज होगा, और 2 के लिए ये नॉन रूट ब्रिज होगा। सिमिलरली जो स्विच बी होगा ये इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज है, मतलब ये विलेन 200 के लिए रूट ब्रिज है, और ये इंस्टेंस 1 के लिए नॉन रूट ब्रिज होगा, मतलब 100 और 300 के लिए नॉन रूट ब्रिज होगा। ठीक है? ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ 2 इंस्टेंस चलेंगे, जहां 10 चलने चाहिए थे वहां सिर्फ 2 चलेंगे, उसका प्रोसेसिंग पावर बच जाएगा, राइट? और स्विच अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये था आपका MSTP का थियरी। अब इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो चलता नहीं है, ना तो GNS पे चलता है ना तो पैकेट ट्रेसर पे, वो रियल टाइम में चलता है, जो कैप्चर करके मैंने आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये तो कैलकुलेशन पे आ गया है। ये MSTP स्क्रीनशॉट लेते जाओ। MSTP मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसके अंदर इंस्टेंस बनाए जाते हैं, राइट? नहीं आया भाई। स्क्रीन नहीं आ रहे? नहीं, वापस से स्विच का ही दिखा रहेगा। शेयर करता हूँ, 1 मिनट, कोई बात नहीं। ये देखिए, थियरी आया। हाँ ठीक है। अभी चेंज कर रहा हूँ तो दिखा स्क्रीन, अभी चेंज कर रहा हूँ, देखो ये देखा। हाँ अभी आया। हाँ तो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि हम क्या करेंगे। तो ये मेरे पास 3 स्विच है, स्विच A, B और C। ठीक है, तो क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो आप समझ के लो सिर्फ। ठीक है, तो ये 3 स्विच है आपके पास, तो 2 इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2। इंस्टेंस 1 के अंदर में 4 विलेन डालेंगे, 1, 2, 3, 4, जिसके लिए स्विच जो होगा A जो होगा वो रूट ब्रिज होगा। ठीक है, और इंस्टेंस 2 के लिए क्या होगा? इंस्टेंस 1 के लिए क्या होगा? ये रूट ब्रिज बन जाएगा, और इंस्टेंस 2 के लिए ये रूट ब्रिज बन जाएगा। मतलब कितने विलेन है टोटल? 4 और 4 8 विलेन है। जहां 8 इंस्टेंस चलना चाहिए थे वहां सिर्फ 2 इंस्टेंस चलेंगे, और बैकअप भी मिलेगा, रिडंडेंसी भी मिलेगी, लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगा, राइट? चलिए देखते हैं कि अब ये करेंगे कैसा। तो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री ऑल्सो रिटर्न एज मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, MST। ये IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसका स्टैंडर्ड नंबर है 802.1s। ओके,
Now, an MSTP instance. MSTP instance का STP process which defines a root bridge. STP का process है जिसके अंदर सेम वही चीज होती है, root bridge, root port, designated port, blocking port for a group of switch that can be shared by multiple VLANs. चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो MSTP में क्या होता है, ये चीजें कॉमन होनी चाहिए तीनों स्विच के अंदर में। MSTP कॉन्फ़िगरेशन में MSTP को एक नेम दिया जाता है, एक रिवीजन नंबर दिया जाता है और उनका एक मैपिंग टेबल होता है इस तरह का। तो वो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो जितनी भी स्विच होगी सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी MSTP रीजन, a group of switch carrying the following configuration attribute, वो रीजन के अंदर में आता है। रीजन का नाम, रिवीजन नंबर, VLAN की मैपिंग टेबल। देखिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, द स्क्रीनशॉट। ये हमारा टोपोलॉजी है, ठीक है। तो हमारे पास तीन स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। यहाँ पे डबल लिंक से कनेक्टेड है, ये सिंगल। करना क्या है, दो इंस्टेंस बनाने हैं, इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2। इंस्टेंस 1 के अंदर दो VLAN डालेंगे, 100 और 300, और स्विच 1 को बोलेंगे कि भाई आप इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज बन जाओ, और स्विच 3 को बोलेंगे कि आप इंस्टेंस 1 के लिए सेकेंडरी रूट ब्रिज बन जाओ। सिमिलरली दूसरा इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस 2, उसके अंदर एक ही VLAN डालेंगे, VLAN 200, और स्विच 3 को बोलेंगे कि भाई स्विच 3 आप इंस्टेंस 2 के लिए रूट ब्रिज बन जाओ, और स्विच 1 को बोलेगी कि आप इंस्टेंस 2 के लिए सेकेंडरी रूट ब्रिज बन जाओ, ठीक है। चलिए देखो कैसा करेंगे, अभी हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से करेंगे हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर जाएंगे, स्विच के अंदर जा करके पहले तो लिखेंगे स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, मुझे मल्टीपल स्पैनिंग ट्री का कॉन्फ़िगरेशन करना है। इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस 1 में लिखेंगे कि VLAN 100 और VLAN 300 है, लाइक दिस। फिर दूसरा इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस 2, उसमें लिखेंगे कि VLAN 200 इसमें आएगा, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। तो दो इंस्टेंस हमने बना लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? सेम इसी तरह से तीनों स्विच पर हम जाएंगे और दो इंस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो स्विच 1 का था। सिमिलरली हम जाएंगे स्विच 2 में, ये देखिए वहां पे भी हम दो इंस्टेंस बनाएंगे। स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वहां पे भी दो इंस्टेंस बना दिया। सिमिलरली स्विच 3 में हम गए, ये देखो स्विच 3 है ये, उसमें भी हम जाकर के तीन इंस्टेंस बना लिए, दो इंस्टेंस बना लिए, 1 और 2, और उसमें उसके VLAN वगैरह डाल दिए, राइट। नाउ तो ये तो हमने इंस्टेंस बना लिए, राइट। अब हमको क्या करना है, हमको स्विच 1 में जाना है और उसको बोलना है कि भाई आप एक काम करो, इंस्टेंस 1 के लिए आप रूट ब्रिज बन जाओ, सेकेंड प्राइमरी रूट ब्रिज, और इंस्टेंस 2 के लिए आप सेकेंडरी रूट ब्रिज बन जाओ। और इधर पे जाएंगे स्विच 3 में और इसको क्या कहेंगे कि आप जो है इंस्टेंस 2 के लिए आप प्राइमरी बन जाओ रूट ब्रिज, और इंस्टेंस 1 के लिए आप सेकेंडरी बन जाओ, राइट। चलो देखिए कैसे बोलेंगे वो। ये देखिए मैं मार के हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, ये तो मैं लिखूंगा स्पैनिंग ट्री MST1, इंस्टेंस 1 के लिए आप रूट ब्रिज बन जाओ। किसको बोला? स्विच 1 को बोला हूँ, राइट। स्विच 1 को बोला हूँ। उसी तरह से स्विच 1 को ये भी बोला हूँ कि इंस्टेंस 2 के लिए आप सेकेंडरी बन जाओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेम इसी तरह से मैं स्विच 3 पर भी जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि आप
2 के लिए रूट बन जाओ और 1 के लिए आप सेकेंडरी बन जाओ, राइट? हाँ चलो देखते हैं। ये देखिए, हाईलाइट करता हूं मैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये है। तो स्विच 3 के पास में जाकर के बोला कि भाई आप जो है इंस्टेंस 2 के लिए आप प्राइमरी हो और इंस्टेंस 1 के लिए आप सेकेंडरी हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ भाई। ठीक है। नाउ स्विच 2 को हम कुछ नहीं करना, तो इसके लिए उसको चुपचाप बिठा के रखे हम लोग, राइट? हाँ फिर उसके बाद ये तीनों पे जाके हमको MSTP एनेबल भी करना पड़ेगा, MST एनेबल भी करना पड़ता है, ठीक है? तो MST एनेबल नहीं था, तो ये कमांड से हमने क्या किया, उसको एनेबल किया। ओके। ये कमांड है। तो स्पैनिंग ट्री जैसा हमने लिखा था ना, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड -PVST, हाँ तो इसी तरह से मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के लिए हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री मोड MST लिखेंगे। MST देखो, PVST से पर विलन के लिए PVST, रैपिड के लिए रैपिड -PVST और मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के लिए MST होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ भाई। ओके। नाउ ठीक है, सेम इसी तरह से तीनों पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ 1 पे क्या तो नहीं चलेगा, तीनों पे एनेबल होना चाहिए, ठीक है? तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्विच 2 में भी जाएंगे और वहां पर पे भी जा करके अनेबल करेंगे। सीयर वहां पे भी अनेबल कर दिया, राइट? ठीक है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1 मिनट देना धवल मुझे जरा। ओके, सो स्विच 2 पर भी गया और वहां पर पे भी जा करके मैंने क्या कर दिया, MST एनेबल कर दिया, राइट? हाँ सेम इसी तरह से स्विच 3 पर भी जाएंगे हियर, और 3 पर भी जाने के बाद उधर पे क्या कर देंगे, अनेबल कर देंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? हाँ अभी अनेबल हो गया, राइट? हाँ। चलिए अब देखते हैं इसको वेरीफाई कैसे करेगा ये। तो जा ही नहीं रह गया। ठीक है, नाउ क्लियर। तो ये कमांड है, यहाँ से पता चल रहा है स्विच इज इन MST मोड। हाईलाइट करता हूँ, नहीं तो नहीं समझेगा कि ध्यान कहाँ देना है। हाँ ये कमांड दिया हुआ है, ठीक है? हाँ। ये कमांड है, इससे पता चलता है कि कहाँ ध्यान देना, क्या कमांड देना है, ठीक है? तो शो स्पैनिंग ट्री समरी का कमांड आप जब दोते हैं किसी भी स्विच के ऊपर में, तो वो दिखाएगा कि स्विच इज इन MST मोड, उसके ऊपर MST मोड चल रहा है और IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ओके? और वो इधर दिखा भी रहा है कि रूट ब्रिज किसके लिए है, वो MST 1 के लिए, इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज है। क्लियर हो गया? सिमिलरली मैं जाऊंगा स्विच 3 के पास, या स्विच 1 पे ही आप जब जाओगे और नीचे आओगे जब, तो वहां पे आपको दिखाएगा कि 3 इंस्टेंस चल रहे हैं, और नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे उसके नीचे एंटर करके नीचे आना चाहिए। ये देखिए, इंस्टेंस 0 आपने बनाया नहीं है, तो ये किसके लिए है फिर? ये बचे हुए विलन के लिए जिनको हमने मेंशन नहीं किया, जैसा विलन 1 से लेके 4096, ये उन विलन के लिए जिसको अपने बोला नहीं है। ये MST 1 और ये MST 2, तो दिखा रहा है 3 MST ग्रेडेड है यहाँ पे, 3 MST है, ये लिखा है यहाँ पे 3 MST। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने तो 2 कॉन्फ़िगर किया था, 3 क्यों दिखा रहा है।
हाँ, तो एक जो है वो VLAN 1 के लिए है, मतलब जो जितने दूसरे VLAN है जो आपने मेंशन नहीं किया है, हाँ, तो वो MST 0 में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे दिखा रहा है कि 3 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर्ड है और नेम कुछ भी नहीं है, कोई नेम उम नहीं है यहाँ पे, राइट। ये देखो शो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन जब आपने किया तो आपको दिखा रहा है कि इंस्टेंस 0 में कौन से आए जिसको आपने मेंशन नहीं किया था। इंस्टेंस 1 में कौन आए 100 300, इंस्टेंस 2 में कौन आया 200, राइट। फिर उसके बाद नेम, अभी तक मैंने नेम नहीं दिया, याद है 3 चीज देना था, नेम और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। इंस्टेंस 3 इंस्टेंस चल रहे हैं लेकिन नेम और रिवीजन नंबर अभी तक नहीं दिया हूँ, राइट। वो दिखा रहा है ये सब वही। मैं स्विच 1 में जाकर के इस तरह से नेम और रिवीजन नंबर दूंगा मैं। ये देखिए इस तरह से MST मोड में जाऊंगा पहले, मैं कमांड दूंगा स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और उसके अंदर जाने के बाद में मैं लिखूंगा कि नेम क्या है स्विच, रिवीजन नंबर दे दिया मैंने 1, देखो ना रिवीजन सेट द कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, और मैं बाहर आ गया, राइट। रिवीजन नंबर क्या होता है? ऐसे ही जब एक स्विच दूसरे स्विच को जब कोई अपडेट भेजती है तो लेटेस्ट रिवीजन नंबर के साथ भेजती है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, ओके, ठीक है। नाउ तीनों पे कॉन्फ़िगर किया मैंने, एक मिनट। यहाँ पे रिवीजन नंबर का मतलब कुछ और है, लेकिन ना यहाँ पे रिवीजन मतलब सेम ग्रुप में है वो लोग। नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता है और ये सिर्फ रिवीजन है, समझे। तो ये रिवीजन इनको एक ग्रुप में रखने के लिए किया गया है कि आप तीनों स्विच एक ग्रुप में, रिवीजन 1 है आपका और आपका नाम स्विच है ग्रुप का, ठीक है। सेम उसी तरह से स्विच 3 पर भी हम जाएंगे, स्विच 3 पर पे भी जाकर के हम ये क्या करेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये तीनों पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो देखो अब मेरे को बराबर दिखाएगा मुझे CL। अब मुझे दिखा रहा है कि नाम क्या है ग्रुप का स्विच, रिवीजन नंबर क्या है 1, ठीक है। 3 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर है, क्लियर हो गया, ऑलराइट। ठीक है, अब उसके बाद चेक करना है मुझे, राइट। तो जब मैं स्विच 1 पर जाता हूँ, जब मैं स्विच 1 पर जाके बोलता हूँ कि स्पैनिंग ट्री VLAN 100, स्पैनिंग ट्री VLAN 100, मतलब मुझे बताओ कि VLAN 100 के बारे में बताओ, स्पैनिंग ट्री क्या चल रहा है। तो बता रहा है कि स्पैनिंग VLAN 1 के लिए मैं खुद रूट ब्रिज हूँ 100 के लिए, राइट। इससे क्लियर हो गया कि ये जो स्विच 1 है ये इंस्टेंस 1 के 100 के लिए प्राइमरी है, ये रूट प्राइमरी है, राइट। नाउ फिर उसी तरह से जब मैं स्विच 1 पे ही 300 लिखता हूँ, स्विच 1 पे ही जब मैं 300 लिखता हूँ, स्विच 1 पे भी जब मैं 300 लिखता हूँ, राइट, तो उसके भी लिए ये खुद ही रूट बता रहा है, राइट। लेकिन जब मैं स्विच 1 पे ये बोलता हूँ कि 200 के लिए बताओ, तो 200 के लिए कुछ नहीं बोल रहा है वो, सी
200 के लिए जब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ वो क्या रूट है, तो कुछ नहीं बता रहा है। देखो करेक्ट। उल्टा ये अपने बारे में बता रहे कि मेरा प्रायोरिटी तो कम है, हाँ। ये तो मैं हूँ, राइट। ये कौन है? ये स्विच 1 है, और ये कौन है? VLAN 200 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है, हाँ। ये स्विच 3 का है प्रायोरिटी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? VLAN 200 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। क्योंकि VLAN 200 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच 3 जो है वो क्या है? वो रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज। क्लियर हो गया? हाँ। यही अगर मैं स्विच 3 पर जाऊं और उसको ये बोलूं, ठीक है VLAN 200 के बारे में बताओ, क्या स्पैनिंग ट्री आपके ऊपर चल रहा है? कौन सा स्विच है? ये स्विच 3 है। 3 है। इस पर मैं बोलूं बताओ VLAN 200 के बारे में, तो बोल रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूँ, करेक्ट। राइट। और इसमें MST इंस्टेंस कौन सा चल रहा है? 2 चल रहा है। क्लियर हो गया पूरा? हाँ। नाउ ठीक है, बाकी वो खत्म हो गया। ये मैं आपको RSTP का बोल रहा था ना कि इसके पोर्ट्स वगैरह होते हैं। हाँ। देखो इसके पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, देखिए ये इसके पोर्ट्स होते हैं। तो ये RSTP में क्या है? ये रूट ब्रिज है, तो रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट क्या हो गए? डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गए और फॉरवर्डिंग मोड में हो गए, राइट। ये नॉन रूट है, तो रूट ब्रिज की तरफ जाने वाला पोर्ट क्या हो गया? रूट पोर्ट। रूट पोर्ट। और रूट पोर्ट भी फॉरवर्डिंग मोड में होता है। फिर एक होता है डिसेबल पोर्ट जो बंद होता है। ब्लॉक पोर्ट को यहाँ पे अल्टरनेट पोर्ट कहते हैं, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो यहीं से खुलेगा, तो अल्टरनेट है ये। फिर देखो यहाँ पे एक बैकअप पोर्ट भी है। बैकअप पोर्ट वो होता है जो शेयर्ड डिवाइस की तरफ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे है रूट ब्रिज, तो रूट ब्रिज वो स्विच है जिसका लोवेस्ट ब्रिज आईडी है, ऑलराइट। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है? रूट ब्रिज के जो सबसे नजदीकी पोर्ट होता है कॉस्ट के टर्म्स में, वो होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट। रूट पोर्ट होता है रूट ब्रिज की तरफ जाने वाला पोर्ट, राइट। डिसेबल पोर्ट क्या होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन है, मतलब अप ही नहीं हुआ है वो पोर्ट। उसको क्या कहेंगे? डिसेबल पोर्ट। अल्टरनेट पोर्ट क्या होता है? जो आपका ब्लॉक पोर्ट है वही अल्टरनेट पोर्ट है, क्योंकि ब्लॉक पोर्ट ही जब नॉर्मल पोर्ट बंद हो जाएगा तो ब्लॉक पोर्ट ही होगा जो चालू होगा, राइट। बैकअप पोर्ट वो पोर्ट होता है जो चैट मीडियम की तरफ जाता है। देखो इधर लिखा है a port that is currently discarding the data frame although it could be redundant link to a shared medium। shared medium मतलब shared segment, मतलब हब के तरफ जाने वाला पोर्ट। ये देखो, तो RSTP के अंदर में लिसनिंग नहीं होता है, डिस्कार्डिंग होता है, लर्निंग होता है, फॉरवर्डिंग होता है। इसमें लिसनिंग नहीं होता है, समझ रहे हो? और डायरेक्ट वहां से वहां चले जाता है। फिर मैं आपको लिंक का टाइप बता रहा था, पॉइंट टू पॉइंट वगैरह सब। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, लिंक टाइप्स। देखो पॉइंट टू पॉइंट कब होता है? तो पॉइंट टू पॉइंट वो लिंक होता है जो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है और स्विच टू स्विच जाता है, कनेक्ट वन स्विच विद अनदर स्विच। मैं आपको बता रहा था ना पॉइंट टू पॉइंट, याद आ रहा है? P2P। देखो ये होता है P2P जो स्विच टू स्विच जाता है, ठीक है, वो होता है पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा होता है शेड। शेड क्या होता है? जो हब शेड मीडियम की तरफ जाता है, वो शेड पोर्ट कहते हैं उसे, ठीक है। फिर एक होता है एज पोर्ट, ये था एज पोर्ट, तो पीसी की तरफ जाता है, ठीक है। फिर
टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, जो भी कुछ भी पोर्ट चेंज होता है, जैसा ब्लॉक पोर्ट है वो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग मोड में आता है, तो एक टोपोलॉजी चेंज का नोटिफिकेशन जाता है रूट ब्रिज को, रूट ब्रिज सभी को भेजता है। क्लियर? टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन विद ट्रेडिशनल एसटीपी। मेरे को क्या लिखा है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन क्या होता है? A switch experiencing a topology change sends the topology change notification to root bridge। मतलब मैं एक नॉन रूट ब्रिज हूँ, मेरे को जैसे ही पता चलता है कि कोई चेंजेस हुआ है तो मैं रूट ब्रिज को क्या करूंगा, एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मैसेज भेजूंगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है क्या, तो मेरे इधर पे भी कुछ चेंज हुआ है शायद मेरा, क्योंकि ब्लॉकिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग में जा रहा है। Which then send the topology change acknowledgement to the switch reporting the change। तो रूट ब्रिज क्या करेगा, मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ आपका मैसेज मुझे मिल गया है, तो आप जरा निश्चिंत रहिए। एंड देन द रूट ब्रिज नोटिफाइज अदर स्विचेस of the change by setting the topology change TC flag in its BPDU। तो जब भी वो हेलो भेजेगा, हेलो के अंदर में TC फ्लैग होता है, टोपोलॉजी चेंज फ्लैग होता है, उसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। कितना बड़ा है सीसीएन पे, आपने देखा 1 घंटा 12 मिनट में सिर्फ एक पॉइंट कवर हुआ ये। देख रहे हो आप? बताया नहीं ना सर, क्या हो गया? आगे का बताया नहीं ना सीसीएनए का टॉपिक, इसलिए। हाँ, उसने बहुत बड़ा कर दिया। उसने वो ये नहीं बोला कि आगे का बताओ, उसने डायरेक्ट कॉन्फ़िगर, अभी डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करने में बोलता तो हो जाता वो। हाँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा इसका सिलेबस ऐसा कैसे ये लोग देते हैं कि सीधा कॉन्फ़िगर करने बोल देते हैं। थियरी का क्या हो फिर? क्या बोलेंगे? मुझे मतलब 2-3 बंदे से मिले थे, तो बोले कि ऐसा ऐसा है, इतना इतना मतलब फीस है, ऐसा ऐसा कोर्स में करा दो। बात हुई तो बोले कि हम लोग तो फिर यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, ये ऑथर है वो ऑथर है। मतलब फिर आप पढ़ लीजिए वहीं से ही भाई आप। वो कभी पता नहीं चलेगा। अरे कुछ नहीं पता चलता है भाई, हम लोग पता नहीं चलता कि क्या करता है, कुछ भी नहीं पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। वो सिर्फ आपको घुमाएगा वीडियो के अंदर में, हो गया काम। कोई सीक्वेंस नहीं होता, और इस तरह से मार्किंग करा के तो बताते ही नहीं हो लोग कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हमने ये खत्म किया। उससे एक आइडिया तो आता है कि कितना हुआ है। और अभी ना क्या हो गया है भाई, यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियो आ गए, बहुत सारा हो। अगर कोई एक वीडियो ज्यादा देख रहा है ना, तो उसका वीडियो सबसे टॉप पे आ जाएगा। आपको लगेगा ये सबसे अच्छा बनता है। हाँ, इसका मैं ओपन देखता हूँ और देखेगा तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था। अभी वो तो जरूरत नहीं पड़ती मुझे सब देखने की, लेकिन स्टूडेंट लोग बेचारे देखते हैं ना, क्या करेंगे। तो ऐसा रहता है बहुत। अभी क्या मैं लोग को समझाऊं? बोला ठीक है भाई, देख लो, आप पढ़ लो फिर वहीं से। ठीक है, अभी देखो, आप खुद देखो कितना घंटा लग गया। 7 बजे शुरू किया था हम लोग, 7:14 हो रहा है अभी। ये एक खत्म करने के लिए सिर्फ एक टॉपिक। फिर चाहता तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता था सीधा प्रैक्टिकल, लेकिन मतलब वो मजा नहीं आएगा फिर। नहीं आता, समझे बिना नहीं पता, समझेगा भी नहीं और वो मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लेयर 3। लेयर 2 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब लेयर 3 में हमको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीसीएनए में उसने लिंक स्टेट क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, वो सब नहीं बताने बोला था, राइट। लेकिन सीसीएनपी एनकोर में उसने सब बताने के लिए बोला है पूरा, और प्लस उसने कॉन्फ़िगर भी करने बोला इधर पे नीचे। तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करो, बीजीपी बोल दिया। देखो, बीजीपी का थियरी नहीं बोला, बोलता डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करो। कैसे समझेगा आप बताओ? बीजीपी तो नहीं समझेगा, समझेगा ही नहीं। अब फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत बताने के लिए, क्योंकि उसने डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल दिया। फिर भी मैं तो बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है वो कुछ भी, क्योंकि ठीक है आपने तो किया था मेरे पास से, आपको पता है वो सब चीजें, राइट। लेकिन जो ये नया पढ़ रहे हैं अभी, एनकोर ही सिर्फ वो कर रहे हैं बेचारे, उनको कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो गया ना फिर, तो वो लोग सीधा एनकोर ही करने लगे। फिर वो तो गया फिर सीधा, कुछ है ही नहीं। बीजीपी के बारे से कॉन्फ़िगर बोल रहा है।
थोड़ा तो ऐसा होना चाहिए था ना, कैसा होना कैसे चाहिए था कि थोड़ा सा बोलता कि एक्सप्लेन अबाउट द बीजीपी एंड ऑल ये वगैरह, उसके बाद कॉन्फ़िगर होना चाहिए था। तो लेकिन नहीं, डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करो, डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करे कैसा चलेगा? मतलब उसका थियरी भी करो और प्रैक्टिकल भी करो, वो मेरे हिसाब से, लेकिन उस लोग के हिसाब से डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करो। पहले के कोर्स में इन लोगों ने जो ऐड किया ना वो सही लग रहा है मुझे, मगर ये सीसीएनपी का तो फिर उन्होंने बहुत टफ बना दिया। बहुत, देखो ना अभी अगर मैं नहीं बताऊंगा वो तो टफ ही हो जाएगा ना। अभी कोई सीसीएनए नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को एनकोर ही करना है डायरेक्ट। नहीं तो एनकोर करेगा तो समझेगा नहीं ना धवल उसको डायरेक्ट। आप ये भी तो देखो उसने क्या किया है, देखो इसका थियरी दे दिया सीसीएनए में और यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल दे दिया। अब सीसीएनए जो नहीं करेगा उसको तो ये कभी समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं से भी करेगा, अगर वो ट्रेनर बहुत ईमानदार भी होगा अगर, तो वो थियरी थोड़ी ना बताएगा, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल से शुरू कर देगा। करेक्ट, हाँ। वो सीसीएनपी करने के बाद सीसीएनए करने जाएंगे। तो बेस्ट वे यही है जो मैं आप लोग को बताया हूँ, पहला सीसीएनए करिए एकदम अच्छे से, हमारे पास से सारी चीज हम कवर करते हैं उसमें। उसके बाद सीसीएनबी भी करिए, सीसीएनबी में अगर वो कॉन्फ़िगर भी बोला है और मुझे लगता है कि उसकी थियरी बताना जरूरी है तो मैं उसकी थियरी भी बताऊंगा और उसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है अपने पास और दूसरे के पास में। ठीक है। नाउ वो कोर्स थोड़ा लंबा होगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा तो होना चाहिए। एनपी मतलब प्रोफेशनलिज्म तो आना चाहिए। सही है, सही है। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं लेयर 3 के ऊपर में, ठीक है? हाँ। तो नया सीसीएनए करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास से जो भी करेगा धवल तो हम उसको एकदम एग्जैक्ट चीजें बताएंगे सिलेबस के हिसाब से, जो उसमें है वो भी, और जो उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो भी, ठीक है? सही है, हाँ। नाउ तो चलिए लेयर 2 हमने खत्म कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर से, अब हम आते हैं लेयर 3 के ऊपर में, ठीक है? लेयर 3 में सबसे पहला उसने क्या बोला है कि कंपेयर राउटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ EIGRP एंड OSPF, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर वर्सेस लिंक स्टेट वर्सेस लोड बैलेंसिंग पाथ सिलेक्शन, मतलब आधा राउटिंग उसने बोल दिया है, ठीक है? चलिए करते हैं इसे। कहाँ गया? राउटिंग कहाँ गया यार? यही राउटिंग है, सॉरी। ओके, ओके। तो राउटिंग का मतलब क्या है? राउटिंग का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ राउटर्स एंड राउटिंग प्रोटोकॉल, तो वो होता है राउटिंग, राइट? अब राउटिंग में हम क्या सीखेंगे? राउटिंग में हम लेयर 3 का मतलब वही होता है कि राउटिंग, समझ रहे हो? लेयर 2 मतलब स्विचिंग, लेयर 3 मतलब राउटिंग। अब राउटिंग में क्या होता है कि राउटर के मदद से हम जो अलग अलग नेटवर्क में बात करते हैं उसे राउटिंग कहते हैं। तो राउटिंग में हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स मतलब वो सॉफ्टवेयर जो राउटर में यूज होते हैं बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए, जैसे EIGRP हो गया, OSPF हो गया, ठीक है? नाउ तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सभी राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टू लर्न ऑल द नेटवर्क, टू रीच ऑल द पार्ट, टू रीच ऑल द नेटवर्क एंड सेलेक्ट द बेस्ट पार्ट टू रीच ऑल द नेटवर्क। मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास 4 राउटर है, जैसे कि मैं सोहेल हूँ और मुझे धवल को जाना है, तो मेरे अंदर का जो राउटिंग प्रोटोकॉल होगा वो धवल को सबसे पहला ये लर्न करेगा कि मुझसे कौन कौन कनेक्टेड है। तो मुझसे धवल कनेक्टेड है, मुझसे मनदीप कनेक्टेड है, मुझसे रविंदर कनेक्टेड है, मुझसे नवनीत कनेक्टेड है, ठीक है? तो मुझसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। तो सबसे पहला जो मेरे अंदर का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो ये देखेगा कि मुझसे कौन कौन कनेक्टेड है, उसको डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद में वो आप सभी को जाने के लिए सभी पॉसिबल पाथ को ढूंढेगा।
कि धवल को जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 10 रास्ते। रविंदर को जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 20 रास्ते। नवनीत को जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 30 रास्ते। फिर उन सभी पाथ में से वो बेस्ट पाथ चुनता है कि धवल को जाने के लिए 10 रास्ते हैं, लेकिन 10 रास्ते में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो रूट नंबर 5। तो वो रूट नंबर 5 को उठा के राउटिंग टेबल में डालते हैं और राउटर को बोलते हैं कि राउटर, जब भी आपको धवल के पास जाना होगा तो आप रूट नंबर 5 का यूज करो। राइट, ये काम होता है राउटिंग प्रोटोकॉल का। इन शॉर्ट में अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं किसी भी नेटवर्क को जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ तो उसके बाद में उसने इतना सब बोला नहीं, राउटेड राउटिंग है ये वो। हाँ। तो डायरेक्ट हमको शुरू करने उसने बोला है लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर। अगर हम इधर देखे, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, लोड बैलेंसिंग, पाथ सिलेक्शन, पाथ ऑपरेशन, हो तो जब पढ़ेगा तो उसमें हो ही जाएगा। राइट, ठीक है। तो हमको लिंक स्टेट पढ़ना है और डिस्टेंस वेक्टर पढ़ना है, उसके बाद ही वो सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, ट्रेनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, वो आपको एग्जैक्ट लेके जाएगा कि क्या आना चाहिए। राइट, तो सबसे पहला समझते हैं डिस्टेंस वेक्टर, जो उसने बोला भी नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर समझेगा तभी लिंक स्टेट समझेगा। राइट, और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर समझने के लिए दोनों चीजें आनी चाहिए। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, चलिए समझते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पर जो अपडेट भेजी जाती है वो पीरियोडिक होती है, हर 30 सेकंड पर भेजी जाती है, और अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा करके भेज दिया जाता है। राइट, जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो पहली चीज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल उसने बोला नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर समझेगा तो लिंक स्टेट समझेगा। तो डिस्टेंस वेक्टर था रिप और आईजीआरपी। तो देखते समझते हैं क्या है ये। तो एकदम सिंपल करता हूं मैं। मेरे पास दो राउटर है, R1 और R2। R1 से 10 और 20 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 से 20 और 30 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। राइट, ये दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R1 का जो राउटिंग टेबल होगा उसमें सिर्फ 10 और 20 नेटवर्क की रूट होगी। राइट, क्योंकि राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की रूट होती है। ये हमने CCNA में सीखा था। अब आपको समझ में आ रहा है कि CCNA क्यों करना चाहिए था। तो कोई आदमी डायरेक्ट अगर CCNP एनकोर पे आएगा तो उसको ये सब नहीं समझेगा ना। तो दोनों जरूरी है। फिर इसके बाद CCNP NRC आएगा, वो भी जरूरी है, तब जाकर के आपका CCNP एंटरप्राइज कंप्लीट होगा। नाउ उसके बाद R2 है, उसका भी राउटिंग टेबल है। उसके राउटिंग टेबल में भी दो नेटवर्क की रूट है, 20 की और 30 की, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। राइट, तो अब जब ये राउटर अपना राउटिंग टेबल, जब ये R1 उसको बोलेगा R2 को कि भाई मेरे पास 10 नेटवर्क का रूट है, तभी इसको मालूम पड़ेगा ना। तो R1, तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर में जो R1 होगा ये अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा करके इसको दे देगा। करेक्ट, इसको दे देगा R2 को। अब R2 को इसने अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा करके दे दिया, तो R2 ने देखा कि भाई 20 और 10, तो 20 तो उसके पास ऑलरेडी था, तो उसने देखा कि 10 का रूट मेरे पास नहीं है, हाँ 10 का दे दो। तो R2 राउटर ने 10 का रूट रख लिया। ठीक है, सेम उसी तरह से जो R2 होगा, जो R2 होगा वो भी क्या करेगा, वो अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा के R1 को दे देगा। R1 भी देखेगा कि R1 के पास 10, 20 तो था, 30 नहीं था, तो R1 ने क्या किया, 30 का रूट ले लिया।
अब R1 राउटर के पास भी पूरी रूट आ गई और R2 राउटर के पास भी पूरी रूट आ गई। इसके बावजूद ये लोग हर 30 सेकंड में एक दूसरे से पूरा का पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे एज एन अपडेट। हर 30 सेकंड में जो R1 होगा ये अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा के R2 को देगा, R2 हर 30 सेकंड में अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा के R1 को देगा एज एन अपडेट। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल वो राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पे जो अपडेट भेजी जाती है वो पीरियोडिक होती है, हर 30 सेकंड पर भेजी जाती है और अपडेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा करके भेज दिया जाता है, राइट। और यहाँ पे जो अपडेट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। ब्रॉडकास्ट अपडेट होने का मतलब जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, खास करके रिप वर्जन 1 जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है, लेकिन रियल टाइम में देखेंगे तो 1 to 1 जा रही है। मैं सिर्फ इसको दूंगा, ये सिर्फ इसको देगा, वो सिर्फ उसको देगा। तो ब्रॉडकास्ट क्यों कही जाती है? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है अपडेट भेजने के लिए, ठीक है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो है, राइट। स्लो कन्वर्जेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो अपडेट है वो पीरियोडिक है, हर 30 सेकंड में भेजी जाएगी, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, वो 30 सेकंड में ही भेजने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि R1 के पास 10 नेटवर्क का रूट था, उसने क्या किया, उसने अभी अभी अपना पूरा राउटिंग टेबल उठा के R2 को दे दिया, जिसमें ये लिखा था कि 10 नेटवर्क इज अप। अब जैसे ही उसने R2 को अपडेट भेजा कि 10 नेटवर्क अप है, ठीक 1 सेकंड के बाद ये डाउन हो गया। तो क्या R1 उसको तुरंत बोलेगा अरे नहीं 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 रुको रुको वो डाउन हो गया, या वो 29 सेकंड वेट करेगा? वेट करेगा। कितना सेकंड वेट करेगा? 29 सेकंड। 1 सेकंड तो हो चुका ना, 1 सेकंड के बाद डाउन हुआ है, तो वो 29 सेकंड वेट करेगा, राइट। अभी अभी R2 ने R3 को बोला कि सब अप है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई डाउन नहीं है, लेकिन जैसे ही R2 ने R3 को बोला कि सब अच्छा चल रहा है, उसके ठीक 1 सेकंड बाद R1 से इसको अपडेट आती है, पूरा राउटिंग टेबल आता है जिसमें ये लिखा है कि 10 नेटवर्क तो डाउन हो गया। तो क्या अब ये तुरंत R3 को बोलेगा कि अब ये भी वेट करेगा? वेट करे 29 सेकंड अब ये भी वेट करेगा। अभी अभी R3 ने R4 को बोला कि भाई मेरा जो 10 नेटवर्क है और दूसरे भी नेटवर्क है वो सब अच्छा चल रहे हैं। जैसे ही R3 ने R4 को बोला, ठीक 1 सेकंड के बाद R2 से R3 को अपडेट आती है कि नहीं 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 उसमें से ना 10 नेटवर्क डाउन है। तो क्या ये तुरंत बोलेगा कि अब ये भी 29 सेकंड वेट करेगा? वेट करेगा ये भी। तो बोलने का मतलब ये है कि डाउन होकर के कितना मिनट हो गया, सेकंड हो गया, 29 29 29 मतलब 30 30 30 90 सेकंड हो गया, ऑलमोस्ट 1 मिनट के भी ऊपर हो गया। और 1 मिनट के बाद जाकर के इसको पता चलेगा, 1 मिनट 10 सेकंड के बाद R4 को ये पता चलेगा कि 10 नेटवर्क डाउन हो गया है। इसे कहते हैं स्लो कन्वर्जेंस। समझ में आया? स्लो कन्वर्जेंस का मतलब लेट खबर पता चलना। तो लेट खबर पता चलने को स्लो कन्वर्जेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में कन्वर्जेंस बहुत स्लो है, राइट। और ये स्लो कन्वर्जेंस की वजह से एक पैच क्रिएट हो जाता है जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे कि 10 का करंट स्टेटस क्या है? डाउन है। अगर यहाँ के लिए मैं देखूं इतने के लिए तो 10 नेटवर्क अभी भी अप है, राइट। 10 नेटवर्क इसके लिए क्या है? करंट स्टेटस अप है इसका, और उधर पे वो एक्चुअल में डाउन है। तो ये एक पैच क्रिएट हो जाता है जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कहता है। इसको कहते हैं ब्लैक होल। इसको कहते हैं ब्लैक होल जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्लियर हो गया? तो
क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर में कन्वर्जेंस का टाइमिंग बहुत स्लो है, तो ये स्लो कन्वर्जेंस की वजह से एक पैच क्रिएट होता है जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जिस पैच को कहते हैं ब्लैक होल। एकदम क्लियर हो गया? ऑलराइट। तो इसीलिए डिस्टेंस वेक्टर को कोई ज्यादा यूज नहीं करता है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो थियरी का। आगे बढ़े, इसका लिया? हाँ, ले लिया। अच्छा, और एक चीज है, यहाँ पे राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी नहीं होती है डिस्टेंस वेक्टर में। मतलब ये मेरा नेबर है R4 के लिए, कौन उसका नेबर है? R3 और R5। तो जो R4, सपोज ये R5 है, उसके लिए उसका नेबर कौन है? R4 है। तो जो R4 ने बोल दिया वो ये आंख बंद करके सुन भी लेता है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर में राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी नहीं होती है। समझ रहे हो? पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी उसको नहीं होती है। क्लियर हो गया? हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लिया था, राइट? हाँ, ले लिया। इसका भी ले लीजिए। कन्वर्जेंस स्लो है और उसकी वजह से पैच क्रिएट होता है ब्लैक होल। तो ये था डिस्टेंस वेक्टर, जो कि उसने नहीं बोला लेकिन मैंने बताया। क्यों बताया अभी आपको अपने आप समझ जाएगा। अभी लिंक स्टेट आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर का ही एकदम उल्टा है लिंक स्टेट। ओके। लिंक स्टेट क्या है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहां पे सिर्फ फर्स्ट टाइम पूरा राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगा। जैसे कि मेरे पास दो राउटर थे R1 R2, तो फर्स्ट टाइम मैंने पूरा राउट इसको दे दिया, इसने पूरा राउटिंग टेबल मुझे दे दिया, मेरे पास इसकी पूरी रूट आ गई, इसके पास मेरी पूरी रूट चले गई। अब बार बार हर 30-30 सेकंड में हम लोग पूरा राउटिंग टेबल एक दूसरे को एज एन अपडेट नहीं भेजेंगे। समझ में आ रहा है? अब अपडेट सिर्फ तभी ही आएगी और जाएगी जब कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा, या कोई नया लिंक ऐड होगा, और वो भी ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी। समझ रहे हो? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मेरा 10 नेटवर्क चालू है, उसके 1 सेकंड के बाद मेरा 10 नेटवर्क डाउन हो गया, तो मैं डिस्टेंस वेक्टर के जैसा ये नहीं बोलूंगा कि अरे मैं 29 सेकंड वेट करूंगा, ये वो नहीं। अभी बोला था, वापस से बोल भाई, तुरंत। उसको बोलते हैं ट्रिगर्ड अपडेट। यहाँ पे पीरियोडिक अपडेट नहीं। और एक चीज, लिंक स्टेट में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं जाएगा। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, जब भी कोई लिंक डाउन होता है तो उसकी रूट निकालता है और पूरा राउटिंग टेबल सामने वाले को भेजता है। फिर सामने वाला राउटर जब देखता है कि अरे इसने पूरा राउटिंग टेबल भेजा, उसमें तो 10 दिख ही नहीं रहा है, तो वो समझता है कि 10 डाउन हो गया, फिर वो भी रूट निकालता है, राइट? जबकि लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता है। लिंक स्टेट में क्या होता है कि जो नेटवर्क डाउन हुआ है सिर्फ उसकी ही अपडेट जाएगी। समझा? ओके। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टाइम राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगा। एक बार पूरी रूट आ गई, उसके बाद ना तो कोई अपडेट आएगी और ना ही कोई अपडेट जाएगी। अब अपडेट तभी ही सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई लिंक अप होगा, डाउन होगा, या कोई नया लिंक ऐड होगा, और वो भी ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी। ठीक है? यहाँ कन्वर्जेंस बहुत फास्ट है, क्योंकि ऐसा डाउन हुआ, ऐसा सभी को पता चल गया, तो कन्वर्जेंस क्या हो गया? फास्ट हो गया। इसीलिए डिस्टेंस वेक्टर पढ़ाया था। जब तक आदमी कोई बुरी चीज नहीं देखता, उसको अच्छी चीज का एहसास नहीं होता है। समझ रहे हो? इसके लिए डिस्टेंस वेक्टर। अभी मुझे स्विच समझाना था, तो मैं पहले हब समझाऊंगा, उसके बाद स्विच समझाऊंगा, तो इंसान को समझेगा अच्छा ये डिफरेंस है। समझे? ये ह्यूमन नेचर है। तो जब तक डिस्टेंस वेक्टर की बुराई नहीं जानोगे तो लिंक स्टेट की अच्छाई नहीं जानोगे। अभी अगर मैं सिर्फ लिंक स्टेट समझाता तो क्या होता, तो उसको लगता है अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल तो ऐसे ही काम करते हैं। उसको कभी पता ही नहीं चलता कि डिस्टेंस वेक्टर जैसे भी कोई चीज है।
अभी जो बंदा, मैं कुछ बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, जो बंदा दूसरी जगह से पढ़ेगा, सच सच बताना उसको पता ही नहीं चलेगा कि डिस्टेंस वेक्टर जैसा कुछ है भी। देखो ना यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो यही होता है। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं अपनी कोई बड़ा एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, जो कई जगह से CCNA वगैरह करे रहते हैं, लेकिन बेचारों को सही से नहीं पढ़ाया जाता है। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जहाँ बहुत अच्छे से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमारे से अच्छे लोग भी, हमारे से बुरे लोग भी है, लेकिन तो जब तक आदमी कोई बुरी चीज नहीं देख लेता तो उसको अच्छी चीज का एहसास नहीं होता है। तो कितने लोग होते हैं, लोग डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सीधा अपने पास ही आते हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता कि मार्केट में कितना फ्रॉड भी चल रहा है, या जब तक वो कोई, या जब तक फ्रॉड बहुत ज्यादा है इनफैक्ट, और जब तक वो कोई ऐसे आदमी से नहीं मिल लेते कि अरे तेरे साथ तो ये हो गया, क्या तेरे को ये नहीं पढ़ाया, अरे मुझको तो पढ़ाया है, तब तो उसको समझ में आता है कि वो सही जगह पे आए। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर, एक नेचर है, जब तक वो खराब चीज नहीं देखता तो उसको अच्छी चीज समझ में नहीं आती, उसको लगता है यही सब कुछ है। राइट। अभी ये लॉकडाउन होने से पहले हम लोग अच्छा खासा सब पढ़ रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, राइट, तो हम लोग को लगा था कि ये मस्त लाइफ है, यही नॉर्मल लाइफ है। अब इसके बाद पता चल रहा है ना कि कितने अच्छी लाइफ थी वो। तो जब तक इंसान कुछ बुरा नहीं देखता तो उसको समझ में नहीं आता है। तो सेम राउटर का भी है, तो जब तक डिस्टेंस वेक्टर नहीं समझेगा ना, डिस्टेंस वेक्टर की बुराई नहीं समझेगी, तब तक लिंक स्टेट की अच्छाई नहीं समझेगी कि ये कितना अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे था, तो डिस्टेंस लिंक स्टेट में क्या होता है कि अपडेट जो है ट्रिगर्ड होती है, जैसे ही डाउन हुआ तुरंत अपडेट जाएगी, और जो डाउन हुआ सिर्फ उसी की ही अपडेट जाएगी, सबकी नहीं जाएगी, राइट, पूरा राउटिंग टेबल नहीं भेजेगा। और इधर ऐसा भी नहीं है कि अरे अभी तो डाउन हुआ था, अभी वापस से कहाँ भेजू, 29 सेकंड वेट, नहीं नहीं नहीं, अभी डाउन हुआ तुरंत भेजो, क्या हो गया, समझ रहे हो, तुरंत तुरंत भेजो, तुरंत भेजो, राइट। नाउ यहाँ पे जो अपडेट भेजी जाती है वो मल्टीकास्ट होती है, लिंक स्टेट जैसा कि डिस्टेंस वेक्टर में जो अपडेट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, राइट, क्योंकि वहां पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है 255 वाला। लिंक स्टेट में अपडेट मल्टीकास्ट होती है, एक ग्रुप में भेजी जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है 224.006 एंड 005, ठीक है, DRBDR का वो सब होता है। क्लियर हो गया? वो हम सीखेंगे जब OSPF पढ़ेंगे जब। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि जो लिंक स्टेट होता है, लिंक स्टेट में जो राउटर होता है उसको पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है कि कौन कहाँ किससे कनेक्टेड है, उसको जाने के कितने रूट है, कौन सा वाला सबसे अच्छा रूट है, समझ रहे हो। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो लिंक स्टेट में क्या होता है, लिंक स्टेट में जो राउटर होता है ना, वो क्या करता है, एक टोपोलॉजी टेबल बनाता है, ठीक है। और लिंक स्टेट में क्या होता है कि जो राउटर्स होते हैं वो दो चीजें एक्सचेंज करते हैं, SPF ट्री इन्फो और SPF कॉस्ट इन्फो। अब ये SPF ट्री इन्फो क्या है पहला ये समझते हैं। SPF ट्री इन्फो का मतलब कि मैं धवल को जाता हूँ, धवल को जाने के 100 तरह के रास्ते हैं, UK से जा सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से जा सकता हूँ, दुबई से जा सकता हूँ, इंडिया से जा सकता हूँ, समझ रहे हो। ट्री एक झाड़ कैसा होता है, नीचे रूट होती है और वो आगे आगे जाता रहता है, तो एक रूट को पहुंचने के लिए कितने सारी टहनी होती है, राइट। उसी तरह से इसको कहते हैं ट्री इन्फो। फिर दूसरी होती है कॉस्ट इन्फो। कॉस्ट इन्फो मतलब जो बैंडविड्थ होती है, लिंक स्टेट बैंडविड्थ पे अक्सर काम करता है, तो जो बैंडविड्थ होती है उसको मेजर करने का जो मैट्रिक होता है उसको कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट का मतलब पैसा नहीं होता, वैल्यू होती है, ठीक है, वो आएगा आगे चल के, OSPF जब पढ़ेगा जब समझेगा। तो कॉस्ट इन्फो होती है। तो जब मैं एक लिंक स्टेट राउटर हूँ, आप एक लिंक स्टेट राउटर हो, राउटर को लिंक स्टेट कब कहेंगे, जब उसके अंदर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा। जैसे कि मैं एक राउटर हूँ और आप भी एक राउटर हो, तो मेरे अंदर भी OSPF चल रहा है, आपके अंदर भी OSPF चल रहा है,
तो OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो जिस राउटर के अंदर भी आप चलाओगे तो वो राउटर लिंक स्टेट राउटर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो हम दोनों के अंदर OSPF चला तो हम दोनों क्या हो गए, लिंक स्टेट राउटर हो गए। राइट। अब क्या होगा, अब जब मैं आपको कोई अपडेट भेजूंगा तो मैं अपडेट के साथ ट्री इन्फो भेजूंगा, कॉस्ट इन्फो भेजूंगा कि भाई मैं सोहेल को जाता हूँ, सोहेल को जाने के लिए मेरे पास 100 रूट है, अमित को जाने के 15 रूट है, साई को जाने की 20 रूट है। हाँ। ऐसा मैं धवल को देता हूँ। हाँ। फिर धवल क्या करेगा, मेरे रूट में अपना भी रूट जोड़ देगा। तो ऐसा रूट जोड़ते 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 सोहेल को जाने के लिए 100 रूट बन जाएगी। हाँ। अमित को जाने की 200 रूट और साई को जाने के लिए 300 रूट हो गई। हाँ। और उसके साथ उनका कॉस्ट भी है कि कौन से रूट से जाएगा तो कितना बैंडविड्थ लगेगा, समझ रहे हो, सारी चीजें। हाँ। तो हम लोग क्या है, हम लोग एक लिंक स्टेट राउटर है। हाँ। तो रविंदर हो गया, सोहेल हो गया, धवल हो गया, हम सब क्या हो गए, हम सब एक लिंक स्टेट राउटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्री इन्फो के बेसिस पे, ये कॉस्ट इन्फो के बेसिस पे हम लोग एक टोपोलॉजी टेबल बनाएंगे। टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल वो टेबल होता है जिसमें पूरे नेटवर्क की रूट होती है कि किसको जाना है, किसको किसको जाना है, तो कितने रास्ते हैं और कौन से रास्ते से कितना कॉस्ट लग रहा है, वो हर चीज होती है। राइट। ये सब चीजें होती है। तो हम तीनों के पास टोपोलॉजी टेबल होगा और ये टोपोलॉजी टेबल लिंक स्टेट राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी देता है। यहाँ पे मेरे नेबर ने मेरे को बोल दिया, धवल बोलता है कि सोहेल भाई मेरे थ्रू यूके जाने का रास्ता बंद हो गया, तो मैं बोलूंगा ठीक है, यूके जाने के लिए मेरे पास और भी स्टूडेंट है, मेरे पास भट्टी है, मेरे पास सरबजीत है, मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरे पास मनदीप है। तो यूके जाने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे रूट है। अगर आपके थ्रू बंद है तो मेरे पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो उनके थ्रू चला जाऊंगा। समझ रहे हो? इसको कहते हैं ट्री इन्फो, कॉस्ट इन्फो, टोपोलॉजी टेबल होने का फायदा। मेरे को पूरे नेटवर्क की एंड टू एंड विजिबिलिटी है मेरे पास। हाँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? हो गया भाई। ऑल राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हेरीगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। उसके बाद लिंक स्टेट का ऑपरेशन, कि लिंक स्टेट और कैसे काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि लिंक स्टेट और कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि ये 4 राउटर है, R1, R2, R3, R4, और इनके अंदर आपने क्या चला दिया, OSPF। OSPF क्या है, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब आपने इसके अंदर वो चला दिया, तो जैसे ही 2 लिंक स्टेट राउटर अप हो गए, मतलब स्टार्ट हो गए, तो वो क्या करेंगे, वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के साथ में, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ में मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। समझ रहे हो? जैसे ये R1 है तो इससे 2 राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 और R4। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को मल्टीकास्ट हेलोज भेजेगा, हेलो आई एम R1, हेलो आई एम R1। और मल्टीकास्ट हेलो जब वो एक्सचेंज करेगा, मल्टीकास्ट हेलो जब वो एक्सचेंज करेगा तो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर से ही करेगा, सभी से नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इसी तरह से क्या होगा, सभी राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर से मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज करेंगे। एक बार जब सभी राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर से मल्टीकास्ट हेलोज एक्सचेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे और इनकी एंट्री अपने अपने नेबर टेबल में आ जाएगी। राइट। अपने अपने नेबर टेबल में इनकी एंट्री आ जाएगी। राइट। इसके नेबर टेबल में आ जाएगा कि भाई मेरे 2 नेबर है, R2 है, R4 है। इसके इसमें आएगा मेरे भी 2 नेबर है, R3 और R1। इसके भी है R2, R4 और इसके है R1 और R3। राइट। सबका अपना अपना नेबर टेबल आ गया, उसमें सब मेंशन है कि मेरे कौन कौन नेबर है। एक बार सब एक दूसरे के नेबर बन गए, नेबर टेबल में एंट्री आ गई। अब क्या होगा, अब इनके बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होगा। तो टोपोलॉजी टेबल वो टेबल है
जिसमें सभी नेटवर्क को जाने की सभी रूट होती है, और राउटिंग टेबल वो टेबल होता है जिसमें सभी नेटवर्क को जाने के लिए सिर्फ बेस्ट रूट होती है, राइट। तो अब हमारे बीच में टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होगा, तो लेट्स से टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज हो गया। तो अगर हमारे पास टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज हो चुका है तो क्या होगा, तो हम सभी के पास में सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट आ गई फिर तो, राइट, सब रूट आ गई हमारे पास। तो जब सभी राउटर के पास सभी रूट आ जाती है तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे, फुल स्टेट में आ जाएंगे। फुल स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे सभी राउटर के पास में सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट होती है। अगर एक भी राउटर बचा हुआ है जहां पे अभी भी टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो कोई भी राउटर फुल स्टेट में नहीं आएगा, क्योंकि फुल स्टेट का मतलब यही है कि सभी राउटर के पास सभी नेटवर्क को जाने की सब रूट है, राइट। तो एक बार हम फुल स्टेट में आ गए तो अब तीन चीजें होगी। पहली चीज, टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरी रूट आ चुकी है। दूसरी चीज, अब ना तो कोई अपडेट सेंड होगी ना तो कोई अपडेट रिसीव होगी, राइट। अब अपडेट तभी ही सेंड एंड रिसीव होगी जब कोई नेटवर्क अप होगा, डाउन होगा, या कोई नया नेटवर्क ऐड होगा, और वो भी ट्रिगर्ड फॉर्म में जाएगी। तीसरी चीज, अब एक SPF एल्गोरिदम चलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम चलेगा, जो टोपोलॉजी टेबल में जाके बेस्ट पाथ चुन के राउटर के राउटिंग टेबल में डालेगा। क्लियर हो गया? और OSPF में जो SPF एल्गोरिदम चलता है उसका नाम है डिजिक्स्ट्रा। डिजिक्स्ट्रा क्या करता है, टोपोलॉजी टेबल में जाता है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है और इसके राउटिंग टेबल में डालता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? इस तरह से आपका जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो काम करता है। डन? क्लियर हो गया? लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर समझा? ऑल राइट, इसका थियरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये ले लीजिए। ये ले लीजिए। तो आज हम यहाँ पे रोकेंगे, ठीक है? आज हमने क्या किया, आज हमने ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया जो 1.5 घंटा इसी ने ले लिया, राइट? 1.5 घंटा तो इसी ने ले लिया हमारा। तो आज हमने किया है, देखो भाई ईमानदारी से करेंगे ना तो ऐसा टाइम लगता ही है, मालूम? लगता है। लेकिन ऐसा है कि पक्का हो जाता है, फिर पक्का हो जाता है। ये हमने कर लिया आज। फिर हम लेयर 3 हमने जो शुरू किया है, जिसके अंदर पे हमने अभी तक सिर्फ लिंक स्टेट किया हुआ है। तो लिंक स्टेट क्या मतलब, ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया। इसका हमको सिर्फ OSPF VIGRP समझ के उसका प्रैक्टिकल करना है, राइट? ठीक है। ठीक है, तो कल के लिए हमको GNS 3 लगेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो इन्होंने वीडियो लेक्चर लिया हुआ है, तो आप सभी लोग GNS 3 इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं पता है तो मेरे से वीडियो मांग लेना, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। तो कल के प्रैक्टिकल के लिए GNS 3 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल CCNP वाला है, वो GNS 3 पर ही चलेगा। ओके, तो ठीक है धवल, तो आप भी अपना इंस्टॉल करके रखना अच्छे से सब GNS 3 वगैरह, ठीक है? ठीक है भाई साहब। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर रोकते हैं। ओके, ठीक है भाई।